जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 23 अगस्त 2021 और दिन हो चुका है सोमवार। तो हेलो दोस्तों, CMM आपको हर रोज मॉर्निंग हेडलाइंस और ब्रेकिंग न्यूज़ तो दिखाता ही है, लेकिन देश और दुनिया की विस्तृत खबरें जानने के लिए आपके लिए यूजर्स डिमांड पर यह सुपर बुलेटिन तैयार किया गया है। इस CMM सुपर बुलेटिन में आप जानेंगे हफ्ते भर की बड़ी खबरें। जानिए क्या चल रहा है देश और दुनिया में, सियासत के गलियारों से जुड़ी खबरें, मौसम की जानकारी, शेयर मार्केट की जानकारी और साथ ही इंटरनेशनल फ्रंट पर तालिबान और दूसरे देशों के बीच भारत की रणनीति, कूटनीति कैसी चल रही है, सारी की सारी खबरें, करंट अफेयर्स, सारी की सारी अपडेट्स आपको इस सुपर बुलेटिन में जानने को मिलने वाली है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपकी सारी महत्वपूर्ण हफ्ते भर की खबरें, देश और दुनिया के रिलेटेड अपडेट्स मिस ना हो। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो पहली बड़ी खबर आ रही है तालिबान से। तालिबान की आहट होते ही खुद को बाथरूम में बंद कर लेते हैं लोग। काबुल के लोग बच्चों का मुंह ढक देते हैं ताकि आवाज ना हो। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान का बहुत आतंक बढ़ रहा है, लोग काफ़ी घबराए हुए हैं। उसी बीच ये खबर आ रही है काबुल में फंसे लोग तालिबान से इस कदर खौफ खाए हुए हैं कि सड़क पर कोई गाड़ी नजर आते ही वे बाथरूम की तरफ दौड़ पड़ते हैं। घरों की लाइट और मोबाइल फोन बंद कर वे खुद को बाथरूम में कैद कर लेते हैं। बच्चों की आवाज न सुनाई दे इसलिए उनके मुंह पर कपड़ा तक बांध देते हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक काबुल में फंसे एक परिवार के रिश्तेदार ने ये हाल बयां किया है। इन परिवार के 2 लोगों का तालिबान ने बीते सालों में कत्ल कर दिया। तालिबान में आतंकवादी ऐसे ट्रेन होते हैं कि वो किसी पर भी रहम नहीं करते हैं। ऐसे में तालिबान की आहट सुनते ही पूरा परिवार बुरी तरह से डर जाता है। काबुल में फंसे ऐसे परिवारों के जो रिश्तेदार दूसरे देशों में हैं, वे अपनी अपनी सरकारों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो काफी बुरी हालत है इस बार अफगानिस्तान की। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, घर में छोटे बच्चे हैं तो अलर्ट हो जाए। 3 साल से कम उम्र के बच्चों से परिवार में तेजी से फैलता है संक्रमण। बच्चों के नाक और गले में वायरस लोड ज्यादा होना इसकी बड़ी वजह है। जी हाँ दोस्तों, छोटे बच्चों में लक्षण नजर न आने की वजह से घर वालों में संक्रमण का खतरा बढ़ता है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के खतरे के बीच एक नई चौंकाने वाली रिसर्च सामने आई है। इसमें कहा गया है कि 3 साल से कम उम्र का बच्चा अगर कोरोना संक्रमित होता है तो घर के बड़े लोगों में संक्रमण फैलाने का खतरा ज्यादा रहता है। कनाडा की स्वास्थ्य एजेंसी पब्लिक हेल्थ ओंटारियो के रिसर्चर्स ने यह दावा किया है कि जामा नेटवर्क ओपन में पब्लिश इस रिसर्च के मुताबिक 14 से 17 साल के टीनेजर्स के मुकाबले 3 साल से कम उम्र के बच्चों से घर के सदस्यों के संक्रमित होने का खतरा 1.4 गुना ज्यादा है। इसके अलावा छोटे बच्चों से 20 से 40 साल की उम्र वाले लोगों में संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है, जबकि बड़े बच्चों से 40 से 60 साल की उम्र वालों लोगों में संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है। जहां दोस्तों अब छोटे बच्चे भी स्प्रेडर्स बन सकते हैं, उसी के रिलेटेड ये खबर है। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में है केरल में ओणम की धूम। इस हफ्ते ओणम का त्योहार भी बीत चुका है। वहीं प्रधानमंत्री ने उस मौके पर मलयालम और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट में कहा था कि ओणम के विशेष मौके पर शुभकामनाएं। यह पर्व पॉजिटिविटी और भाईचारे का प्रतीक है। मैं सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। तो नरेंद्र मोदी ने इस बार बीते ओणम के मौके पर सभी देशवासियों को और केरल के ज्यादातर लोगों को उन्हें समझ आए ऐसी मलयालम भाषा में, उनकी मदर टंग में उनको शुभकामनाएं भी दी थी। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है दिल्ली, हरियाणा और यूपी में झमाझम बारिश, जल भराव के चलते कई रास्ते बंद। जहां दोस्तों इस हफ्ते दिल्ली में बहुत बारिश हुई। NCR में मानसूनी बारिश एक बार फिर से शुरू हो गई। रात को ही राजधानी में बिजली कड़कने के साथ झमाझम बारिश होती रही। हालांकि बीते दिन भी बारिश हल्की से मध्यम पूरे दिन दर्ज हुई थी। मानसून के दोबारा से सक्रिय होने से दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली में फिलहाल अगले 24 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। फिलहाल कई इलाकों में बारिश रुक गई है, लेकिन बारिश का यह दौर अगले 3 दिनों तक जारी रहने की संभावना है। देखते अगले समाचार। अगले समाचार में है भारत की कूटनीतिक पहल। अचानक कतर पहुंचे S जयशंकर। दोहा में विदेश मंत्री से की मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर 2 दिन पहले ही हमारे विदेश मंत्री जयशंकर वैश्विक स्तर पर भारत का विमर्श जारी करने के लिए इस कड़ी में अचानक कतर पहुंच गए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुलाकात रही। अमेरिका
की 2 दिवसीय यात्रा से लौट रहे जयशंकर शुक्रवार को कतर में कुछ देर के लिए रुके और वहां के उप प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मुलाकात की। कतर में अब भी अफगानिस्तान में शांति वार्ता को लेकर बातचीत का दौर चल रहा है। तालिबान के कुछ नेता इस समय भी वहां मौजूद है। पूर्व में यह खबर आई थी कि कतर में तालिबान के नेताओं की भारतीय दल के साथ मुलाकात हुई है। तो यह एक इंटरनेशनल कूटनीतिक पहल है भारत की। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है, त्राल के जंगल में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराए जेईएम के 3 आतंकी। 24 घंटों में 5 आतंकी ढेर। जहां दोस्तों दक्षिण कश्मीर के जिला पुलवामा के अवंतीपोरा में शनिवार को नागबेरिन त्राल के ऊपरी इलाकों में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान बड़ी कामयाबी हासिल की थी। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के संयुक्त दल ने मुठभेड़ के दौरान जंगल में छिपे जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया था। आतंकियों के मारे जाने के बाद सुरक्षा बलों का जंगल में सर्च ऑपरेशन जारी था। मारे गए आतंकियों के शवों को अपने कब्जे में लेते हुए सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल से हथियार व गोला बारूद भी बरामद किया था। फिलहाल आतंकियों की पहचान जाहिर नहीं की गई है। पिछले 24 घंटों के भीतर अवंतीपोरा में वह दूसरी मुठभेड़ थी और इन दिनों मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को भी ढेर किया था। तो जम्मू कश्मीर से एक खबर थी। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो अगले समाचार में है, सुशांत सिंह राजपूत का फेसबुक अकाउंट अचानक हुआ एक्टिव। फैंस हुए इमोशनल, बोले काश आप जिंदा होते। तो ग्लैमर के गलियारों से एक खबर है, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत बीते साल इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। सुशांत के फैंस को उनके इस तरह चले जाने का यकीन आज तक नहीं हो पाया है। फैंस अपने फेवरेट एक्टर को भूल नहीं पाए हैं। पिछले दिनों कुछ ऐसा हुआ कि जिससे फैंस चौंक गए। हाल ही में सुशांत सिंह के फेसबुक पेज पर उनकी प्रोफाइल फोटो चेंज हुई है। फैंस अपने चहेते एक्टर को मिस करने लगे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की टीम उनकी फेसबुक प्रोफाइल अपडेट करती रहती है, जिसे देखकर फैंस चौंक गए थे। सुशांत की फोटो देखकर उनके फैंस इमोशनल हो गए और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करने लगे। आपको बता दें कि बीते साल सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए हैं। अब उनकी टीम संभाल रही है उनका सोशल मीडिया का पेज। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत के असामयिक होने के बाद उनकी टीम ने एक वेबसाइट के बारे में घोषणा करने के लिए उनके सोशल मीडिया पेज को जो संभाला है वो अभिनेता को समर्पित होगा, ये उन्होंने कहा था। 16 जून को दिवंगत अभिनेता की टीम ने फेसबुक पर ये पोस्ट साझा किया था। वह दूर है लेकिन वह अब भी हमारे साथ जीवित है। आप जैसे फैंस सुशांत के लिए असली गॉडफादर थे, जैसा कि उन्होंने दावा किया था, और इस स्थान को अपने सभी विचारों, शिक्षाओं, सपनों और इच्छाओं के संग्रह में परिवर्तित करते हुए वह हमेशा चाहते थे कि लोग जाने, हाँ, हम सभी पॉजिटिव एनर्जी का संकलन कर रहे हैं। उन्होंने इस दुनिया में पीछे छोड़ दिया है इस दुनिया को पिछले साल ही। तो ऐसी इंग्लिश में पोस्ट थी जो हमने आपको ट्रांसलेट करके हिंदी में बताई। तो उनकी जो टीम है वो इस सोशल मीडिया पेज को संभाल रही है। बढ़ते अगले खबर की ओर। तो अगले खबर में है, बैड तालिबान और गुड तालिबान के बीच में भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान की काट के लिए आखिर क्या होगी भारत की नीति। जी दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को लेकर रूस, चीन और पाकिस्तान ने अपनी नीति साफ कर दी है। तीनों देशों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तालिबान शासन को जायज ठहराया है। हालांकि भारत अभी तक इस पूरे मामले में मौन है। अफगानिस्तान मामले में भारत बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। भारत अफगानिस्तान में नई स्थिति का गहराई से विश्लेषण कर रहा है। भारत यह जानता है कि तालिबान के समक्ष भी अभी कई तरह की चुनौतियां हैं। तालिबान को अफगानिस्तान के अंदर ही कई तरह की बाधाओं को पार करना होगा। आखिर तालिबान शासन को लेकर रूस, चीन और पाकिस्तान का क्या स्टैंड है? तालिबान के समक्ष क्या नई चुनौती है? अफगानिस्तान पर नई नीति को लेकर आखिर भारत क्यों मौन? तो आपको बता दें कि भारत के लिए ये दोहरी चुनौती है। प्रोफेसर हर्ष पंत का कहना है कि अफगानिस्तान में भारत एक तरह से दोहरी चुनौतियों का सामना कर रहा है। भारत को एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवाद पनपने का भय है, वहीं दूसरी ओर तालिबान के मसले पर चीन और पाकिस्तान की ओर से एक नई तरह की कूटनीतिक चुनौतियां भी मिल रही है। अब इस धड़े में रूस भी शामिल हो गया है। इस तरह यह चुनौतियां 2 मोर्चे पर है। खासकर यह चुनौती तब और भी बड़ी हो जाती है जब भारत ने अफगानिस्तान में विकास योजनाओं पर लंबा निवेश किया है। ऐसे में भारत अफगानिस्तान की समस्या से पूरी तरह
मुंह भी नहीं मोड़ सकता है। तो ये सारी की सारी इंटरनेशनल कूटनीतिक बातें हैं जिसको मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। भारत के लिए अफगानिस्तान में अब बड़ी चुनौतियां हासिल हो गई है, क्योंकि अफगानिस्तान में भारत ने प्रॉपर्टीज में और बहुत सी चीज़ों में लंबा निवेश किया है, करोड़ों रुपए डाले हैं और अब तालिबान का राज हो चुका है वहाँ पर। तो ये अब देखने वाली बात रहेगी कि भारत अपने इस निवेश को किस तरह से संभाल पाएगा और तालिबान के साथ तालमेल करके कैसे आगे चल पाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया गया इस हफ्ते, जाने इसका इतिहास और महत्व। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे हर साल 21 अगस्त को मनाया जाता है। इससे पहली बार 1991 में मनाया गया था, जब संयुक्त राष्ट्र ने साल 1990 में वयस्क यानी वृद्ध नागरिकों के सम्मान में वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाने की घोषणा की थी। इसका मुख्य उद्देश्य वयस्क नागरिकों के प्रति सम्मान और स्नेह प्रकट करना है, साथ ही लोगों को वयस्कों की देखभाल और उनके कल्याण के लिए जागरूक करना भी है। इस मौके पर दुनिया भर में कई संगोष्ठी आयोजित की जाती है, जिसमें वयस्क नागरिकों के महत्व को बताया जाता है। आधुनिक समय में लोग वयस्क नागरिकों को स्नेह और सम्मान देने से कतराते हैं। हालांकि यह बात उन्हें याद रखनी चाहिए कि वयस्कों पर घर की नींव टिकी रहती है। तो आइए इस बारे में जानते हैं सब कुछ। साल 1990 की बात है, जब संयुक्त राष्ट्र ने वयस्क नागरिकों के सम्मान के प्रति वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाने की घोषणा की थी। उस समय दुनिया भर में सभी देशों ने संयुक्त राष्ट्र के प्रयास की सराहना की थी। इसके अगले साल यानी सन 1991 में 1 अक्टूबर को पहली बार वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों का कल्याण करना था। आज दुनिया भर में वयस्क नागरिकों के कल्याण हेतु कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आजकल लोग माता पिता तथा वयस्क नागरिकों को तरजीह नहीं देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि माता पिता या घर के बुजुर्ग उनके काम में हाथ नहीं बटा सकते। हालांकि बुजुर्ग के रहने से घर की नींव मजबूत बनी रहती है। कई मौकों पर लोग अनुभव की कमी के चलते जीवन में सफल नहीं हो पाते। उस समय बुजुर्गों की योग्यता, अनुभव और क्षमता ही काम आती है। वृद्ध व्यक्ति अपने अनुभव और योग्यता से मुश्किल काम आसान कर देते हैं। सफल लोग सभी अवसर पर बड़े बुजुर्गों से राय जरूर लेते हैं। इसके लिए न केवल वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे पर बल्कि सामान्य दिनों में भी वयस्क नागरिकों की सेवा करनी चाहिए। तो इस साल बड़ी ही अच्छी तरीके से 21 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया गया और वयस्क नागरिकों को, वृद्धों को काफी सम्मान भी मिला पूरे दुनिया में। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में है, देश में 24 घंटों में मिले 34,457 नए संक्रमित, 151 दिनों में सबसे कम संक्रमित मामले दर्ज। जी हाँ दोस्तों, यह खबर कोरोना से रिलेटेड है। शनिवार को 24 घंटों में ही भारत में कोरोना संक्रमण के 34,457 नए मामले सामने आए थे और 375 संक्रमितों की मौत भी हो गई थी। मंत्रालय के अनुसार फिलहाल देश में सक्रिय मामलों का आंकड़ा के पार पहुंच चुका है, क्योंकि 34,457 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना का संक्रमण थोड़ा बढ़ने भी लगा था। अगली खबर आ रही है, भूकंप प्रभावित हैती की मदद के लिए सामने आया स्पेन, 30 टन मानवीय सहायता भेजने का ऐलान। जहां दोस्तों, करेबियाई देश हैती में पिछले दिनों आए तेज भूकंप के झटकों से भारी तबाही हुई है। इन झटकों ने 2000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी छीन ली है। काफी संख्या में लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। ऐसे में स्पेन भी हैती की मदद के लिए सामने आया है। स्पेन ने भूकंप प्रभावित हैती को 30 टन मानवीय सहायता भेजने का ऐलान किया है। स्पेन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि स्पेन शक्तिशाली भूकंप से प्रभावित हैती को 30 टन मानवीय सहायता भेजेगा। कार्गो में 21 टन चिकित्सा सामग्री, रसोई किट और पानी की सफाई सामग्री भेजी जाएगी। साथ ही कई मानवीय संगठनों द्वारा भेजी गई 10 टन सहायता भी इसमें शामिल है, जैसे कि स्पेन रेड क्रॉस, एक्शन अंगेस्टर हंगर और मेडिसिन्स डू मोंडे। इसके साथ ही स्पेनिश एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट को ऑपरेशन ने भी हैती की सहायता के लिए 25 लाख रुपए जैसी बड़ी रकम, 25 लाख यूरो, डॉलर में देखे जाए तो $2,92,000 से अधिक आवंटित किए हैं स्पेन ने। तो ये अच्छी बात है। आपको बता दें कि 14 अगस्त को हैती में 7.2 तीव्रता की तेजी के साथ भूकंप के झटके आए थे और 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा घायलों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही थी। अभी तक 12,000 के करीब लोग घायल हो चुके थे। गौरतलब है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ के सदस्यों, कनाडा, मेक्सिको, वेनेजुएला सहित कई देशों ने पहले ही हैती में मानवीय मदद की है, लेकिन देश के अधिकारियों के अनुसार 6 लाख लोगों को अभी भी आपातकालीन सहायता की आवश्यकता है।
तो हैती की हालात भूकंप से काफ़ी बुरी है। वैसे ही गरीब देश है हैती और वहाँ के निग्रो लोग अब भूकंप आने की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में है किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन, रेलवे ट्रैक किया था जाम। यूपी के 2 रेलवे स्टेशनों पर 4 ट्रेनें हुई थी रद्द। पंजाब दिल्ली का रूट भी अभी तक है प्रभावित। जहां दोस्तों देश भर में किसानों का विरोध प्रदर्शन कई महीनों से चल रहा है। कई राज्यों में किसान लगातार धरने पर बने हुए हैं। किसानों द्वारा भारत सरकार के फैसलों से जुड़ी अपनी समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आए दिन किसान अपनी किसी न किसी समस्या को लेकर रेलवे ट्रैक से लेकर हाईवे तक को बंद कर देते हैं। पंजाब में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है, जिस कारण शनिवार को भी कई जगह रेलवे ट्रैक जाम कर दिए गए थे और कृषि कानूनों के अलावा अपनी अन्य समस्याओं को लेकर भी हाईवे पर धरना दिया था किसानों ने। वहीं उत्तर प्रदेश से भी 4 ट्रेनें रद्द की जाने की खबर सामने आई थी। किसानों के विरोध के चलते यूपी के 2 रेलवे स्टेशनों पर 4 ट्रेनें कुल रद्द कर दी गई थी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और बरेली स्टेशनों पर शुक्रवार को किसानों के विरोध के कारण 4 ट्रेनों को रोक दिया गया। दोनों स्टेशनों पर 2-2 ट्रेनें भी प्रभावित हुई। विरोध के कारण रेल सेवाएं बाधित कर दी गई, जिससे यात्रियों को अपने अपने गंतव्य तक पहुंचने में अच्छी खासी परेशानी हुई। इसी बीच रेलवे के एक अधिकारी ने कहा कि मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर 5 काउंटर स्थापित किए गए हैं। यह 5 काउंटर जहां यात्री अपने टिकट के लिए रिफंड ले सकते हैं। मामले पर ANI से बात करते हुए मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के एक रेलवे अधिकारी JK ठाकुर ने कहा कि किसानों के विरोध को देखते हुए मुरादाबाद में 2 और बरेली में 2 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था। यात्रियों को रिफंड के लिए 5 काउंटर भी खोले थे रेलवे की तरफ से। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर एक रिफंड काउंटर पर एक यात्री ने कहा कि हमें ट्रेन खाली करने के लिए कहा गया, क्योंकि बताया गया कि ट्रेन आगे नहीं जाएगी। मैं अपना टिकट रद्द यानी कि रिफंड करवाने आया हूँ। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर रिफंड काउंटर पर एक यात्री ने अपना टिकट रिफंड करवाते हुए ये जानकारी दी कि किसानों के विरोध के कारण ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकी, जबकि वह लोग ट्रेन में पहले से ही बैठ चुके थे। ट्रेन में से लोगों को जो बैठ चुके थे अंदर, उनको वापस उतारा गया और जानकारी दी गई कि यह आंदोलन के कारण ट्रेन आगे नहीं जा सकी। आपको बता दें कि विरोध किसानों द्वारा पिछले साल 26 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर 3 नए अधिनियम कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। यह बिल है किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020, किसान अधिकारिता और संरक्षण मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020, इस पर समझौता और आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। तो इन्हीं के खिलाफ, इन तीनों काले कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है। बढ़ते अगले समाचार की ओर, तो अगले समाचार में है अब ड्राइविंग लाइसेंस या RC की ओरिजिनल कॉपी साथ में नहीं रखनी होगी। इन ऐप से बनेगा आपका काम। तो दिल्ली सरकार ने हाल ही में एक अपडेट में घोषणा की है कि नागरिकों को हर समय अपने साथ अपने ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आदि ले जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन दस्तावेजों को डिजी लॉकर या M परिवहन मोबाइल ऐप में स्टोर किया जा सकता है और ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को वेरिफिकेशन के लिए दिखाया जा सकता है। सरकार द्वारा जारी एक नोटिस में कहा गया कि ये दस्तावेज मोटर वाहन अधिनियम 1928 के तहत मान्य है और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए सामान कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त ही होंगे। साथ में नोटिस में ये भी कहा गया है कि डिजी लॉकर या M परिवहन पर उपलब्ध ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की भी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अनुसार ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के समान मान्यता दी गई है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि यदि आप सॉफ्ट कॉपी डिजी लॉकर में भी दिखाते हैं तो उनको भी उतना ही वैल्यू है जितना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को। नोटिस में ये भी कहा गया है कि ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की इन्फोर्समेंट ब्रांच डिजी लॉकर और M परिवहन ऐप में दिखाए जाने वाले ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को विधिवत स्वीकार करती है। और ध्यान देने वाली एक जरूरी बात यह है कि इन सॉफ्ट कॉपी या डिजिटल कॉपी को किसी व्यक्ति के ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के मूल रिकॉर्ड के रूप में स्वीकार्य नहीं माना जाएगा यदि वे किसी अन्य रूप में बनाए गए हैं। डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेशन के स्टोरेज, शेयरिंग और वेरिफिकेशन के लिए क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है IM परिवहन। इस ऐप पर लोगों को आसानी से ऑनलाइन सेवाओं या राजमार्ग परिवहन कार्यालयों से संबंधित सुविधाओं का
और सभी वैध आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस नंबरों तक पहुंचने की अनुमति दी जाती है। तो इसी से पुलिस आपका सॉफ्ट कॉपी में रखा हुआ ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर और आरसी वगैरह चेक कर सकती है। तो ये बहुत अच्छी पहल है दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में है गिरफ्तारी कानून रूप से वैध है, इसका मतलब ये नहीं कि गिरफ्तारी की ही जाए, सुप्रीम कोर्ट ने दिया फरमान। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा कि महज इसलिए किसी को गिरफ्तार करना यही कानूनी रूप से वैध है, इसका मतलब ये नहीं कि गिरफ्तारी की ही जाए। साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता संवैधानिक जनादेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अगर नियमित तौर पर गिरफ्तारी की जाती है तो यह किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को बेहिसाब नुकसान पहुंचा सकती है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ऋषिकेश राय की पीठ ने कहा कि अगर किसी मामले के जांच अधिकारी को यह नहीं लगता कि आरोपित फरार हो जाएगा या समन की अवज्ञा करेगा तो उसे हिरासत में अदालत के समक्ष पेश करने की आवश्यकता नहीं है। इस पीठ ने इस हफ्ते शुरुआत में एक आदेश में कहा कि हमारा मानना है कि निजी आज़ादी हमारे संवैधानिक जनादेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जांच के दौरान किसी आरोपित को गिरफ्तार करने की नौबत तब आती है जब हिरासत में पूछताछ आवश्यक हो जाए या कोई जघन्य अपराध हो या ऐसी आशंका हो कि गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है, आरोपित फरार हो सकता है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने एक मामले में अग्रिम जमानत का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी थी। इस मामले में 7 साल पहले प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता अदालत का दरवाजा खटखटाने से पहले जांच में शामिल हुआ था और मामले में आरोप पत्र भी तैयार था। शीर्ष अदालत ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 170 में आने वाला हिरासत शब्द पुलिस या न्यायिक हिरासत की बात नहीं करता, बल्कि यह आरोप पत्र दाखिल करते समय अदालत के समक्ष जांच अधिकारी द्वारा आरोपित की प्रस्तुति को दर्शाता है। तो ये पूरा मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी कानूनी रूप से वैध है, इसका मतलब यही नहीं कि आप गिरफ्तार ही करें उस व्यक्ति को। तो इस मामले में लंबा चौड़ा बयान जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि आप सभी को जानना चाहिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है आरटीआई से हासिल दस्तावेजों का हवाला मत दो, जानिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा। जी हाँ दोस्तों, सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत प्राप्त सूचनाओं को यूं तो बहुत अहम माना जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान पक्षकार की ओर से आरटीआई के जरिए हासिल दस्तावेजों का दावा और हवाला देने से मना करते हुए मौखिक टिप्पणी में कहा कि आरटीआई से हासिल जवाब का हवाला मत दीजिए, ये बहुत भरोसे लायक नहीं होते। पीठ ने कहा कि हमारा अनुभव है कि अगर आरटीआई में पूछे गए सवाल का पत्र किसी और अथॉरिटी के पास पहुंच गया तो जवाब पूरी तरह भिन्न होगा। जस्टिस MM खानविलकर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश के एक डिमोलिशन मामले में सुनवाई के दौरान सुनाई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अथॉरिटी ने उनकी निजी जमीन पर बने निर्माण को गैर कानूनी ढंग से ढहा दिया है। वकील ने कहा कि अगर अथॉरिटी से रोका नहीं गया तो यह 6 परिवारों को करीब 25 सदस्य आश्रयहीन हो जाएंगे। याचिकाकर्ता ने कहा कि आरटीआई के जवाब में विकास प्राधिकरण ने कहा है कि यह मास्टर प्लान रिहायशी चिन्हित है। कोर्ट ने मामले को अगस्त में फिर सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया है। तो यह बड़ी खबर आई थी सुप्रीम कोर्ट की ओर से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरटीआई से हासिल दस्तावेजों का हवाला आप मत दीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का यह मानना है कि अगर यह सवाल या पत्र किसी और अन्य विभाग में पहुंच जाता है तो वहां का आरटीआई इंस्पेक्टर इसकी जानकारी देगा, आरटीआई का जवाब देने वाला इसकी जानकारी देगा, तो जवाब पूरी तरह भिन्न हो सकता है अगर किसी और डिपार्टमेंट में चला गया। मसलन हम समझते हैं कि अगर आपने राजस्व का कोई सवाल पूछा है और वह ग्राहक सुरक्षा खाते में चला जाता है तो ये बहुत ही भिन्न होगा। अगर पीएमओ का सवाल आप राजस्व से पूछेंगे तो ये भिन्न भिन्न अधिकारी अपनी तरफ से जवाब देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोर्ट में आरटीआई मान्य नहीं हो सकता। ये है पूरा ब्यौरा। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वंशज ने दिए सक्रिय राजनीति में लौटने के संकेत, कहा राजद्रोह जैसे कानूनों को निरस्त करने की है जरूरत। या दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वंशज सुगत बोस ने कहा कि औपनिवेशिक
काल के राजद्रोह जैसे कानून जिनका इस्तेमाल अभी भी असंतोष को दबाने के लिए किया जा रहा है, उसको निरस्त किया जाना चाहिए। बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है सुभाष चंद्र बोस के वंशज सुगत बोस ने। उन्होंने यह कानून को निरस्त करने को कहा है कि जो अनौपचारिक काल से राजद्रोह जैसे कानून चलते आ रहे हैं। 2014 में कोलकाता की जादवपुर सीट से तृणमूल के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीतने वाले बोस ने पिछला संसदीय चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। सुगत बोस अब कह रहे हैं कि वे लोकतंत्र के समर्थन में गुणात्मक परिवर्तन लाने की भूमिका निभाना चाहेंगे। आपको बता दें कि उनकी टिप्पणी को संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि वे जल्द ही सक्रिय राजनीति में लौट सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि औपनिवेशिक युग के कई कानून जो नेताजी, महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को चुप कराने के लिए इस्तेमाल किए गए थे, अभी भी सरकार द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमने अपने लोकतंत्र के स्तंभ को मजबूत करना है, इसलिए औपनिवेशिक युग के कानूनों को निरस्त करने की जरूरत है। मामलों में बंदी प्रत्यक्षीकरण के रीट को भी निलंबित किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि कोई आंदोलन होता है, जैसे कि शाहीन बाग का आंदोलन हुआ, उसमें कई पत्रकारों को राजद्रोह का मामला लगाकर जेल में बंद कर दिया गया, जिसकी सुनवाई भी नहीं हो रही है और उनको ऐसे ही जेल में प्रताड़ित किया जाता है। तो ऐसे मामलों पर नेताजी के वंशज ने, सुगत बोस ने कहा कि ऐसे कानून रद्द होने चाहिए और वह सक्रिय राजनीति में भी लौट सकते हैं। सुगत बोस के बारे में आपको बता दें कि सुगत जो नेताजी रिसर्च ब्यूरो के अध्यक्ष है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इतिहास के गार्डनर प्रोफेसर भी है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल में देशद्रोह कानून की जरूरत पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि हमने इस औपनिवेशिक कानूनों को खारिज करना है। कभी कभी यूएपीए का कानून, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम जैसे नामों से रूप में लोकतंत्र के शरण को बचाने के लिए इन्हें खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि यह ऐसे लोगों को भी कानून लगा दिया जाता है सरकार की तरफ से, जो कि सरकार को लगता है कि वो मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ आलोचना कर रहे हैं या उनकी कोई बात उजागर कर रहे हैं, तो उस पर आतंकवादियों की धारा वाला यूपीए कानून और दूसरे देशद्रोह के कानून लगाए जाते हैं। इस पर ही सुभाष चंद्र बोस के वंशज ने हमला किया है और इस पर बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि ऐसे कानून रद्द किए जाने चाहिए। सुगत बोस, जिन्हें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और गांधी परिवार के करीबी के रूप में जाना जाता है, उन्होंने कहा, मैं संघवाद में दृढ़ता से विश्वास करता हूं और महसूस करता हूं कि अगर हमारे पास एक लचीला संघ होगा तो हमारे पास एक मजबूत संघ होगा। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में हालात बिगाड़ने की फिराक में। जी हाँ दोस्तों, पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा कि आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में हालात बिगाड़ने के लिए हर संभव अवसर पर लाभ उठाने के प्रयास में है। उनके मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने को कहा गया है। उन्होंने आतंकियों के मददगारों पर कड़ी निगाह रखने पर भी जोर दिया है। वह दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में सेना, सीआरपीएफ और पुलिस के संबंधित अधिकारियों की बैठक में कानून व्यवस्था और सुरक्षा परिदृश्य का जायजा ले रहे थे। डीजीपी ने संबंधित अधिकारियों को बचे खुचे आतंकियों के सफाई के लिए आतंकरोधी अभियानों में तेजी लाने को कहा। जिस भी इलाके में आतंकी ठिकाना होने का संदेह हो, वहां औचक घेराबंदी कर सघन तलाशी ली जानी चाहिए। सभी सुरक्षा एजेंसियों को अपना खुफिया तंत्र मजबूत बनाकर आपस में सभी आवश्यक सूचनाओं को त्वरित आदान प्रदान करना चाहिए, ये बयान आया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आतंकियों को ओवरग्राउंड नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश देते हुए कहा कि राष्ट्रद्रोही और आतंकियों के समर्थन में गतिविधियों की लगातार निगरानी की जाए। जो भी कानून व्यवस्था भंग करे, माहौल बिगाड़ने का प्रयास करे, उसके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्यवाही की जाए। और कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करने के बाद पुलिस महानिदेशक ने कहा कि प्रदेश सुरक्षा एजेंसी और सुरक्षा अधिकारी अपने कार्याधिकार में सुरक्षा व्यवस्था की लगातार समीक्षा करते रहे, उसमें समयानुसार आवश्यक सुधार करें। और इस समय आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में, विशेषकर कश्मीर में माहौल बिगाड़ने की फिराक में है। हमें उन्हें किसी प्रकार का मौका नहीं देना चाहिए। आतंकी इससे पहले कोई नापाक हरकत करे, हमें उन्हें पहले ही नाकाम बनाते हुए उनके नेटवर्क को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना चाहिए। देखते अगली खबर है चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में तालिबान के खिलाफ आवाज बुलंद। शहर की संस्था ने अफगान महिला गवर्नर को बचाने के लिए निकाली रैली।
जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान की आवाम पर किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ दुनिया भर में तालिबान की क्रूरता की आलोचना हो रही है। वहीं सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में तालिबान के खिलाफ शहरवासियों ने आवाज बुलंद की है। तालिबान के लड़ाकों द्वारा अफगानिस्तान के लोगों के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है उसके खिलाफ शहर की समाज सेवी संस्थाएं विरोध कर रही है। शहर की स्वयंसेवी संस्था यू सत्ता की महिला वॉलंटियर्स और किताब घर गर्ल्स पार्लियामेंट्री मेंबर्स ने एक सार्वजनिक विरोध के माध्यम से अफगान की महिला गवर्नर सलीमा मजारी को रिहा करने और बचाने की अपील की है। संस्था के सदस्यों ने तालिबान की अफगानिस्तान के लोगों के साथ क्रूरता के विरोध में सेक्टर 26 स्थित बापूधाम कॉलोनी में एक रैली निकाली। उन्होंने भारत सरकार से इस मामले में जल्द हस्तक्षेप करने की भी मांग की। ये बहुत अच्छी पहल है महिलाओं की तरफ से। तालिबान में जो महिलाएं फंसी है और स्पेशली वहां की एक गवर्नर है, उनको बचाने के लिए भारत सरकार से उन्होंने अपील की है कि इस मामले में अपना हस्तक्षेप करे और हो सके तो उनको बचाया जाए। पूरी रिपोर्ट डिटेल में आपको बताते चले तो संस्था के सदस्यों ने कहा कि सलीमा को तालिबान के आतंकवादियों ने पहले दिन अपनी हिरासत में लिया था। यू सत्ता की महिला वॉलंटियर्स ने कहा कि यदि अंतर्राष्ट्रीय नेताओं और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो तालिबान अफगान की महिला गवर्नर सलीमा की हत्या कर सकता है, क्योंकि तालिबान अपने प्रभुत्व का विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ अपने कड़े रुख के लिए जाना जाता है। तालिबान का शरिया कानून महिलाओं के लिए सख्त कानून है। ऐसे में अफगानिस्तान में जो महिलाएं इसका विरोध करेगी उन्हें जान गंवानी पड़ रही है। तो ऐसे समय में जब राष्ट्रपति अशरफ गनी सहित शीर्ष अफगान नेता तालिबान द्वारा उत्पीड़न के डर से देश छोड़कर भाग गए हैं, वही सलीमा मजारी ने तब तक बल्ख प्रांत में रहने का फैसला किया है जब तक कि उनके 4 किंट जिले पर तालिबान ने कब्जा कर लिया था। यू सत्ता की स्वयंसेविका ने कहा कि महिला होने के नाते वे अफगानिस्तान की महिलाओं के साथ एकजुटता से खड़ी है, क्योंकि अफगानिस्तान का भविष्य स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह निश्चित है कि समाधान का हिस्सा बनने के लिए महिलाओं और लड़कियों की आवश्यकता है। बढ़ते अगली खबर की ओर तो अगली खबर में इतिहास रचने वाले नीरज चोपड़ा के नाम पर पुणे में होगा स्टेडियम। जी हाँ दोस्तों, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज भारत के पहले एथलीट बने। नीरज की इस शानदार उपलब्धि पर देश को नाज है और इसे और भी यादगार बनाने के लिए उनके नाम पर स्टेडियम हो सकता है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 23 अगस्त को पुणे का दौरा करने वाले हैं और इस दौरान वह एक स्टेडियम को नीरज के नाम पर रख सकते हैं। सिंह पुणे स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी और आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का दौरा भी करेंगे। तो ये बहुत खुशी की खबर है कि हमारे एथलीट जो ओलंपिक में भारत के लिए मेडल लेके आए थे, उनके नाम पर अब पुणे में स्टेडियम बनाया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है रक्षाबंधन पर तेजस एक्सप्रेस ट्रेन किराए में मिला था 5% कैशबैक। जहां दोस्तों, रक्षाबंधन के मौके पर IRCTC ने महिलाओं के लिए खास यात्रा का ऑफर किया था। कंपनी ने तेजस एक्सप्रेस ट्रेनों से सस्ती यात्रा का ऑफर लॉन्च किया था। इसमें 20, 21, 22 और 23 अगस्त को इस ट्रेन में टिकट बुक कराने पर महिला यात्रियों को 5% कैशबैक मिलेगा। IRCTC ने इसे राखी स्पेशल ऑफर नाम दिया है। तो 23 तारीख यानी आज भी ये चीज वैलिड है। IRCTC महिलाओं को रक्षाबंधन पर यह ऑफर किया था। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में पहलवान संजू और भट्टेरी ने जीता रजत पदक। जहां दोस्तों, रूस के उफा में चल रही विश्व जूनियर चैंपियनशिप कुश्ती प्रतियोगिता में भारतीय पहलवान संजू और भटेरी ने रजत पदक जीते। फाइनल में इन दोनों पहलवानों को हार का सामना करना पड़ा। वहीं कांस्य पदक मुकाबले में सनेह चोटिल हो गई। महिलाओं की कुश्ती वर्ग में भारत ने 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। भटेरी को मोल्दोवन के पहलवान इरिना रिंगासी के खिलाफ 2-12 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद भटेरी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। वहीं संजू को रूस के पहलवान अलीना कसाबिया के खिलाफ हार झेलनी पड़ी। रूसी पहलवान ने संजू को तकनीकी दक्षता के आधार पर हराया। तो बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बोले असम में अप्रैल 2022 से लागू होगी नई शिक्षा नीति। या दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार 1 अप्रैल 2022 से नई शिक्षा नीति
लागू करेगी, जिसके तहत सभी हाई स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। सरकार शैक्षणिक बुनियाद ढांचे को अपग्रेड करेगी। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया अगले साल मार्च के अंत तक पूरी कर ली जाएगी। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा और यूपी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जहां दोस्तों दिल्ली एनसीआर में मानसूनी बारिश एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। राजधानी में बिजली कड़कने के साथ ही अच्छी बारिश हो रही है। हालांकि बीते दिन भी हल्की से मध्यम बारिश पूरे दिन दर्ज हुई थी। मानसून के दोबारा सक्रिय होने से दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली में फिलहाल अगले 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। बारिश का यह दौर अगले 3 दिन तक जारी रहेगा। भारी बारिश के चलते दिल्ली के कई इलाकों में जल भराव की समस्या पैदा हो गई है। जगह जगह पर पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं यूपी, हरियाणा, पंजाब सहित देश के कई राज्यों के लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। इन राज्यों में भी लगातार बारिश हो रही है। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में है, जालंधर बना पंजाब का सिंधु बॉर्डर। नेशनल हाईवे और रेलवे ट्रैक पर सोए किसान, बस व ट्रेन सेवाएं हुई बाधित। जी हां दोस्तों, गन्ने का भाव 400 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग को लेकर शुक्रवार सुबह जालंधर में संयुक्त किसान मोर्चा के धरने ने पंजाब को हिला दिया। सुबह दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे धरना देकर किसानों ने लुधियाना, चंडीगढ़ और अमृतसर रूट की बस सेवाएं बाधित कर दी। शाम को उन्होंने रेलवे ट्रैक पर धरना लगाकर ट्रेन सेवाएं भी बाधित की। 9 ट्रेनें रद्द कर दी गई और 9 के ही रूट परिवर्तन कर दिए गए। देर रात को भी किसान धरना स्थल पर भी डटे रहे। करीब 450 किसान मौके पर मौजूद थे। कुछ किसान रेलवे ट्रैक और कुछ दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर भी सो गए। पहरा दे रहे युवा किसानों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक दिल्ली के सिंधु बॉर्डर जैसा माहौल बनाकर रखेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले दिन में डीसी घनश्यामपुरी ने किसानों को मनाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर भी उन्हें नहीं मना पाए। अपनी मांग पर अड़े किसान रात में दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे और रेलवे ट्रैक पर तंबू और दरिया बिछाकर सो गए हैं। पूरे दिन बस सेवाएं और शाम को ट्रेन सेवाएं बाधित रही। शनिवार सुबह चंडीगढ़ से गन्ना कमिश्नर किसान नेताओं से मिलने आ रहे हैं। अगर इस मुलाकात के बाद भी किसान नहीं माने तो स्थिति बदतर हो सकती है, क्योंकि बड़ी संख्या में आसपास के जिलों से किसान धरना स्थल पर अभी भी पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य 15 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने की घोषणा की है, लेकिन किसानों ने इसे नामंजूर किया है। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा में करीब 32 किसान संगठन शामिल है। वे गन्ना मिलों पर बकाया 200 करोड़ रुपए दिलाने की मांग कर रहे हैं। तो अब धीरे धीरे किसान आंदोलन विस्तृत होता जा रहा है। किसानों की पावर पूरा भारत देख रहा है। छोटे छोटे मुद्दों पर भी अब किसान सहने के मूड में नहीं है। किसान अपना हक मांगने के लिए अब सड़क पर उतरने लगे हैं। कृषि कानून के खिलाफ तो आंदोलन चल ही रहा है, लेकिन थोड़ी थोड़ी जो समस्याएं किसानों को फेस करनी पड़ती है, उसके खिलाफ भी अब किसान कुछ भी चला लेने के मूड में नहीं है। हालांकि किसान भारत के अन्य क्षेत्रों में अलग अलग तरह के छोटे बड़े आंदोलन सतत कर ही रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो अगली खबर में है, परिवार में विवाद कराने वालों को तेज प्रताप का संदेश। साजिश रचने वालों से बोले, चाहे जितना षड्यंत्र रचो, कृष्ण और अर्जुन की ये जोड़ी को नहीं तोड़ पाएंगे। जहां दोस्तों लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, जो हमेशा सोशल मीडिया में ज्यादातर मजाक का पात्र बनते हैं, अपनी बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। कभी कृष्ण के भक्त बन जाते हैं तो कभी शंकर के भक्त बनकर फोटो खिंचवाते हैं। तो ऐसे लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक और बयान लेकर आए हैं। उन्होंने अपने छोटे भाई तेजस्वी को अर्जुन कहा और खुद को कृष्ण बताया। राष्ट्रीय जनता दल के अंदर का विवाद बवंडर का रूप ले चुका है। हिटलर और हुईस तेज प्रताप वाले बयान के बाद कायम तनातनी के बीच तेज प्रताप यादव ने कहा है कि चाहे जितना षड्यंत्र रचो, कृष्ण और अर्जुन की ये जोड़ी को तोड़ नहीं पाएंगे। तेज प्रताप ने कहते हुए एक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें वे छोटे भाई तेजस्वी यादव को मुकुट पहना रहे हैं। तेज प्रताप हमेशा कहते भी रहे हैं कि मैं कृष्ण हूं और मेरा अर्जुन तेजस्वी यादव है, उसे मुख्यमंत्री बनाकर दम लेना है। कुछ लोग हमारी जोड़ी को तोड़ना चाहते हैं, पार्टी को बर्बाद करना चाहते हैं और दोनों भाइयों को
अलग करना चाहते हैं। तेज प्रताप यादव पिछले कई दिनों से प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और तेजस्वी यादव के रणनीतिकार संजय यादव पर गुस्साए हुए हैं। शुक्रवार को उन्होंने आरोप लगाया था कि संजय यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव हम दोनों भाइयों को मिलने नहीं दे रहे हैं। वे कौन होते हैं दोनों भाइयों के बीच आने वाले? इससे एक दिन पहले गुरुवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर यहां तक कहा था कि जिस प्रवासी सलाहकार के इशारे पे पार्टी चल रही है, वे हरियाणा में अपने परिवार से किसी को सरपंच नहीं बनवा सकता। वो खाक मेरे अर्जुन को मुख्यमंत्री बनाएगा। वो प्रवासी सलाहकार सिर्फ लालू परिवार और राजद में मतभेद पैदा कर सकता है। तेज प्रताप यादव के बयान और आरोप के बाद संजय यादव का कोई बयान सामने नहीं आया है। ऐसे भी संजय यादव पर्दे के पीछे से राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। तेज प्रताप यादव ने ट्विटर पर कहा है कि चाहे जितना षड्यंत्र रचो, कृष्ण और अर्जुन की ये जोड़ी नहीं तोड़ पाएंगे। माना जा रहा है कि तेज प्रताप यादव का ये बयान जगदानंद और संजय यादव के लिए ही है, क्योंकि वे लगातार इन्हीं दोनों पर भड़के हुए हैं। जगदानंद सिंह पर कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग तेज प्रताप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पहले ही कर चुके हैं। तेज प्रताप यादव उन सभी को नसीहत दे रहे हैं जो यह समझ रहे हैं कि तेजस्वी और तेज प्रताप की जोड़ी टूट जाए। तेज प्रताप यादव के नजदीकी आकाश को छात्र राजद के अध्यक्ष पद से हटाकर नया अध्यक्ष नियुक्त किया जा चुका है। इस मामले में अब तक तेज प्रताप यादव बयान देने के सिवा कुछ ठोस नहीं कर पाए हैं। दूसरी तरफ जगदानंद सिंह ने पार्टी ऑफिस आना शुरू कर दिया है। बहन डॉक्टर रोहिणी आचार्य और भाई तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव को अनुशासन और संयम में रहने की नसीहत भी दे चुके हैं। यानी तेज प्रताप यादव अकेले पढ़ते दिख रहे हैं। तेज प्रताप यादव के नए ट्वीट पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। कोई अनुशासन में रहने को कह रहा है तो कोई ये कह रहा है कि राम लक्ष्मण बन जाते तो कृष्ण अर्जुन क्यों बने पड़े हो। उकसाने वालों की भी कमी नहीं है। एक समर्थक ने ये कह दिया कि अब देर हो गई है भैया, तेजस्वी आपका हक मारा है, रौद्र रूप में आइए और सुदर्शन चक्र चलाइए। जी हाँ दोस्तों, तो ये सारी चीजें यादव परिवार की, लालू प्रसाद यादव परिवार की सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही है। कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव को ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि पार्टी में अब उनकी ज्यादा कुछ चलती भी नहीं है और कोई उन्हें भाव तक नहीं देता। इसीलिए वो आए दिन अपनी बयानबाजी से सुर्खियों में बने रहते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो अगली खबर में है पायलट को लेकर नैरेटिव बदलने की शुरुआत। डोटासरा ने सचिन पायलट से जारी करवाया राजीव गांधी के जीवन पर आधारित वीडियो। सियासी हलकों में नए समीकरण बनने की है आहट। जी हाँ दोस्तों, ये खबर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान की सियासत से ये खबर है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की खींचतान के कारण मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर कांग्रेस की ग्रास रूट नियुक्तियां तक अटकी पड़ी हैं। लेकिन संगठन को लेकर अब नैरेटिव बदलने की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने सचिन पायलट को लेकर जिस तरह से जेचर्स दिए हैं, उससे कांग्रेस के हलकों में एक नया सियासी समीकरण बनने के संकेत को माना जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में राजीव गांधी के जीवन पर आधारित ऑडियो वीडियो रिलीज करने के मौके पर जिस तरह कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सचिन पायलट को महत्व दिया, वह बदलते समीकरणों की तरफ इशारा कर रहा है। राजीव गांधी के जीवन पर आधारित शॉर्ट वीडियो को, फिल्म को और डोटासरा ने सचिन पायलट से जारी करवाया। ये एक शॉर्ट वीडियो था जो राजीव गांधी के जीवन पर आधारित था। इसके बाद सचिन पायलट, डोटासरा और सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी को मिलाकर तीनों नेता मंच पर बैठे। डोटासरा ने जिस तरह सचिन पायलट को अहमियत दी, उसे कांग्रेस के जानकार स्वाभाविक नहीं मान रहे। इसे भावी सियासी समीकरणों की आहट के तौर पर भी देखा जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो अगली खबर में है भारतीय वायुसेना ने काबुल से 90 लोगों को किया एयरलिफ्ट। तजाकिस्तान में की थी लैंडिंग। जी हाँ दोस्तों, तजाकिस्तान में भारतीय वायुसेना ने लैंडिंग की। उन्होंने काबुल से 90 लोगों को एयरलिफ्ट किया था। आपको बता दें कि काबुल में फंसे भारतीय लोगों को निकालने के लिए प्रयास लगातार जारी है। फिलहाल खबरें ये है कि भारतीय वायुसेना का विमान 90 लोगों को लेकर काबुल से तजाकिस्तान पहुंच गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय वायुसेना का C-1300 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने काबुल से भारतीय नागरिकों के साथ कुछ अफगान हिंदू और सिखों को लेकर उड़ान भरी।
एयरक्राफ्ट ने तजाकिस्तान में रिफ्यूलिंग के लिए लैंडिंग की है। सूत्रों ने बताया कि भारत सरकार के अधिकारी भारतीय नागरिकों को रेस्क्यू करने के लिए काबुल में मौजूद है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिकी अफगानिस्तान में आतंकवाद निरोधी अभियान पर पैनी नजर बनाकर रखेगा। अमेरिका उन्होंने तालिबान को चेतावनी दी कि काबुल हवाई अड्डे पर उसके अभियानों में कोई गड़बड़ी की गई या अमेरिकी बलों पर हमला हुआ तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। व्हाइट हाउस के एक संवाददाता सम्मेलन में बाइडेन ने कहा कि हमने तालिबान के समक्ष यह स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी हमला हमारे बलों पर होगा, हवाई अड्डों पर हमारे अभियानों में गड़बड़ी का तेजी से एवं शक्तिशाली तरीके से जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे और उसके इर्द गिर्द किसी भी संभावित आतंकवादी हमले अफगानिस्तान में ISIS से संबंधित संगठनों से खतरे पर हम करीब से नजर रख रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, हम हमारे आतंकवाद निरोधी मिशन पर पैनी नजर बनाकर रखेंगे। हमारे सहयोगियों और साझेदारों और उन सभी के साथ मिलकर काम करेंगे जिनकी क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में दिलचस्पी है। तो ये जो बाइडेन ने बयान दिया है अफगानिस्तान की स्थिति पर। बढ़ते अगली खबर की ओर। देखते अगली न्यूज अपडेट। अगली न्यूज अपडेट में है काबुल एयरपोर्ट पर फंसी 210 भारतीयों की जान, तालिबान के ID चेक करने के बाद बढ़ी दहशत। अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट पर 210 भारतीय अभी भी फंसे हुए हैं। वहां से मिली जानकारी के मुताबिक ये सभी लोग बेहद डरे और घबराए हुए हैं। तालिबानियों ने इनकी ID कार्ड चेक की और तलाशी ली है। इसके बाद से सभी 210 भारतीय बेहद डरे हुए हैं। पिछले दिनों 90 भारतीयों को ब्रिटिश दूतावास के एयरलिफ्ट ऑपरेशन में काबुल से निकाला गया था, लेकिन 210 लोग काबुल एयरपोर्ट पर ही रह गए थे। अब इन्हें इंतजार है C7 ग्लोब मास्टर प्लेन की उड़ान का, जिसके साथ इनके भारत लौटने की उम्मीद है। लेकिन इस उम्मीद पर पल पर भारी पड़ रहा है तालिबानियों का खौफ। इसके साये में सभी भारतीय लोग अमेरिकी सेना से मदद की गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल काबुल एयरपोर्ट पर 6000 अमेरिकी सैनिक है, लेकिन बाहर तालिबानियों का कंट्रोल बना हुआ है। काबुल एयरपोर्ट पर लंबी लाइन लगी हुई है और लगातार फायरिंग भी हो रही है। अगली खबर भी है तालिबान से रिलेटेड। तालिबान की आधिकारिक वेबसाइट इंटरनेट से हो चुकी है गायब। उसकी वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। जहाँ दोस्तों, तालिबान द्वारा अफगान और दुनिया के लोगों को अपने और अपनी जीत के बारे में आधिकारिक संदेश देने वाली वेबसाइट शुक्रवार को अचानक इंटरनेट की दुनिया से गायब हो गई। हालांकि अभी तक ऐसा होने के पीछे कोई वजह का पता नहीं चल पाया है। इसे तालिबान की ऑनलाइन माध्यम से लोगों तक पहुंच को रोकने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। अभी स्पष्ट नहीं है कि पश्तो, उर्दू, अरबी, अंग्रेजी और डारी भाषा वाली वेबसाइटें शुक्रवार को क्यों ऑफलाइन हो गई। इन वेबसाइटों को सैन फ्रांसिस्को की एक कंपनी क्लाउडफायर से सुरक्षा मिली हुई थी। यह कंपनी वेबसाइट को विषय वस्तु प्रदान करने और इसे साइबर हमलों से बचाने में मदद करती है। इस घटनाक्रम पर टिप्पणी के लिए क्लाउडफायर को ईमेल करने के साथ ही फोन भी किया गया था, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। इस घटना की खबर सबसे पहले द वॉशिंगटन पोस्ट ने दी। ऑनलाइन चरमपंथी सामग्रियों पर नजर रखने वाले SITE की खुफिया समूह की निदेशक रीता कार्ड्स ने कहा कि शुक्रवार को व्हाट्सएप ने तालिबान से संबंधित कई समूह को भी हटा दिया है। तो यह तालिबान से अफगानिस्तान से तालिबान की जो वेबसाइटें थी वो हट चुकी है। इन लोगों ने हटा दिया है इंटरनेट की दुनिया से। तो बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर में है बांग्लादेशी युवाओं ने ट्रेन रोकने के लिए लहराया झंडा, बचाई 300 जानें। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश के जॉयपुर हाट में शुक्रवार को युवक ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाने और रेल लाइन टूट जाने के बाद एक बड़ी दुर्घटना को रोकने के लिए बड़ी होशियारी का परिचय दिया। यह घटना जिले के पंचबीबी उपजिला से हुई, जब शुक्रवार की सुबह पंचगढ़ एक्सप्रेस एक इंटरसिटी ट्रेन से गुजरने वाली थी। पंचबीबी उपजिला के कोपतारा गांव के 28 वर्षीय शफीकुल इस्लाम ने कहा कि वह अपने घर के पास रेल लाइन के किनारे चल रहे थे कि अचानक उन्हें टूटी हुई रेलवे लाइन दिखाई दी।
ट्रेन को आते देख वह तुरंत घर की ओर दौड़ा और लाल तौलिया लिया और उसे लहराया और ट्रेन चालक ने टूटे हुए हिस्से से थोड़े पहले ही ट्रेन रोक दी। इंजन चालक शाह आलम ने कहा कि ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही थी। मैंने जैसे ही युवक को लाल तौलिया लहराते हुए देखा, मैंने ट्रेन रोकने का फैसला किया। मैं वहां नीचे गया और लगभग लाइन में 8 इंच का एक गैप देखा। टूटी हुई लाइन पर ट्रेन चलाने से भयंकर दुर्घटना हो सकती थी। तो ये बहुत अच्छा काम किया एक बांग्लादेशी युवा ने। बढ़ते अगले खबर की ओर। जो बाइडेन ने कहा अफगानिस्तान में जेलों से छोड़े गए आतंकी कर सकते हैं हमला, उन पर हमारी नजर है। जहां दोस्तों अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति को लेकर तीखी आलोचना का सामना कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को कहा कि युद्ध प्रभावित देश से लोगों को निकाला जा रहा है। अब तक 18,000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। बाइडेन ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 5,700 लोगों को रेस्क्यू किया गया और हम अपने लोगों को निकालने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान का संकट बहुत बड़ा है और काबुल में अमेरिका के 6,000 सैनिक मौजूद है। बाइडेन ने कहा कि रेस्क्यू के लिए हमने अपने विमानों की संख्या बढ़ा दी है। अमेरिका अपने सभी संसाधनों का इस्तेमाल करेगा। जो अमेरिका आना चाहते हैं उनको हम जरूर लाएंगे। तालिबान लोगों को एयरपोर्ट तक सुरक्षित पहुंचने दे। अगर उसने हमारे सैनिकों पर हमला किया तो करारा जवाब मिलेगा। जेल से रिहा किए गए इस्लामिक स्टेट के आतंकी हमला कर सकते हैं, उन पर हमारी नजर है। बाइडेन ने कहा कि अफगान शरणार्थियों को बसाने में पूरी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने अफगानिस्तान में 20 साल तक पुनर्निर्माण का काम किया है। दरअसल अमेरिका को अफगानिस्तान से अपने नागरिकों और सहयोगियों को बाहर निकालने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले बाइडेन ने अचानक तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर नियंत्रण कर लेने से पहले सहयोगियों को बाहर निकालने में अमेरिका की विफलता के लिए अफगानों को दोषी ठहराया था। आपको बता दें कि अमेरिकी अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस AP को बताया कि अमेरिकी राजनयिकों ने औपचारिक रूप से कई हफ्ते पहले ही आग्रह किया था कि बाइडेन प्रशासन लोगों की निकासी के प्रयासों में तेजी लाए। तो ये खबर आ रही थी अफगानिस्तान पर जो बाइडेन ने कई सारी बातें कही उससे रिलेटेड। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है तालिबान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से की मान्यता देने की अपील, चीन पर दिया बड़ा बयान। तालिबान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से देश और विदेश में उसके खिलाफ बढ़ती नाराजगी के बीच उसे मान्यता देने की अपील की है। साथ ही तालिबान ने चीन को खुश करने की कोशिश में कहा है कि ड्रैगन युद्ध से तबाह देश में उसके शासन के तहत बड़ी भूमिका निभा सकता है। तालिबान के वक्त प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अफगान लोगों की इच्छा का सम्मान करना चाहिए और आधिकारिक तौर पर उनके समूह को मान्यता देनी चाहिए जिसने काबुल में सत्ता संभाली है। शरिया कानून लागू करने की योजना के तहत तालिबान द्वारा महिलाओं की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की बढ़ती चिंताओं को खारिज करते हुए शाहीन ने चीन के सरकारी CGTN TV से कहा कि काबुल में नई तालिबान सरकार महिलाओं के शिक्षा और कामकाज के अधिकारों की रक्षा करेगी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठनों से नई सरकार को धन जारी करने का भी आग्रह किया। शाहीन ने कहा कि चीन एक विशाल अर्थव्यवस्था और क्षमता वाला एक बड़ा देश है, वह अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो ये खबर आ रही थी तालिबान से। अगली खबर भी तालिबान की ही है अफगानिस्तान से। सरकार बनने से पहले तालिबान को झटका, विरोधियों ने 3 जिलों को किया आजाद। जहाँ दोस्तों एक तरफ तालिबानियों ने काबुल पर हमला करके पूरे अफगानिस्तान को अपनी चपेट में ले लिया, तभी वहां विरोधियों की संख्या भी बढ़ चुकी है और वहां के जो लोग लोकतंत्र में मानते हैं, सरकार में मानते हैं, उन्होंने तालिबान का विरोध करना भी शुरू कर दिया है। तो इसी से रिलेटेड खबर है कि विरोधियों ने 3 जिलों को आजाद करवाया है तालिबान के चंगुल से। अफगानिस्तान में जीत के जश्न में डूबे तालिबान को बड़ा झटका लगा है। अमरुल्लाह साले की लीडरशिप में नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान के कब्जे से 3 जिलों को आज़ाद करवा लिया है। बड़ी बात यह है कि अभी अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार नहीं बनी है और नॉर्दर्न अलायंस ने पलटवार कर दिया है। बताया जा रहा है कि पंजशीर के पास बलगान प्रोविंस के बानूपोले, हिसार और डेर सलाह जिलों से तालिबान को पीछे धकेल दिया गया है। इन तीनों जिलों पर अब नॉर्दर्न अलायंस का कब्जा हो गया है। यहाँ तालिबान का झंडा उतारकर एक बार फिर अफगानिस्तान का नेशनल फ्लैग लगा दिया गया है।
बताया जा रहा है कि सरकार बनाने की रस्साकसी में उलझे तालिबान के शीर्ष नेतृत्व की आंखों में आने के लिए इस समय कई शीर्ष आतंकी कमांडर काबुल में डेरा जमाए हुए हैं। इस कारण स्थानीय स्तर पर तालिबान की पकड़ कमजोर भी हुई है। इसी का फायदा स्थानीय विद्रोही समूह उठा रहे हैं। अगर विद्रोही गुट ऐसे ही हमले करते रहे तो तालिबान के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। दावा तो यह भी किया गया है कि 3 जिलों में हुई फाइट में तालिबान के 60 से ज्यादा लड़ाके मारे गए हैं। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में जोधपुर जेल में बंद आसाराम की बढ़ सकती है मुश्किलें। अब राजस्थान पुलिस ने इस मामले में शुरू की कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, जोधपुर जेल में बंद आसाराम की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती है। दरअसल राजस्थान पुलिस ने फर्जी दस्तावेज मामले में कार्रवाई शुरू की है। बताया जा रहा है कि यह दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में आसाराम की बेल याचिका में लगाया गया था। आसाराम वर्तमान में एक गैंग रेप मामले में गिरफ्तार है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2016 में आसाराम को जमानत दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में उनके एक भक्त ने याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में कहा गया था कि आसाराम की तबीयत खराब है। वहीं इसके लिए जेल का एक कागज पेश किया गया था। बताया जा रहा है कि यह कागज फर्जी था, जिस पर कोर्ट ने जेल प्रशासन से स्पष्टीकरण भी मांगी थी। इधर 5 साल बाद अब पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू की है। बताया जा रहा है कि गुरुवार को जोधपुर के रतनाड़ा पुलिस ने आसाराम को इस मामले में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। इस मामले में एक आरोपी पहले से ही गिरफ्तार है। बता दें कि 2016 में आसाराम के एक समर्थक, जो कि खुद को कर विभाग का कर्मचारी बताता था, उसने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। इस याचिका के साथ आसाराम के स्वास्थ्य संबंधी कुछ दस्तावेज पेश किए गए थे। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि ये जेल से सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त किया गया है। देखते अगली खबर में है गुजरात विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल ने कहा मिली हुई है कांग्रेस और भाजपा। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद से खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपके संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अहमदाबाद में आज यह घोषणा की। केजरीवाल ने अहमदाबाद में पार्टी के कार्यालय का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मौके पर गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार सुदान भाई गढ़वी ने केजरीवाल की उपस्थिति में आपकी सदस्यता ली। केजरीवाल ने कहा कि आज कांग्रेस और बीजेपी सरकारों की कारस्तानी की वजह से गुजरात की यह हालत है। पिछले 27 सालों से इस प्रदेश में भाजपा की सरकार है। पिछले 27 साल भाजपा और कांग्रेस के गठजोड़ की कहानी। दोनों पार्टियों ने मिलकर यहाँ यह हाल किया है कि केजरीवाल ने बताया कि कांग्रेस पार्टी भाजपा की जेब में रहती है। जब भी वहाँ जरूरत होती है इसका इस्तेमाल किया जाता है। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आज़ादी के 75 साल बाद भी किसानों को अपना अधिकार नहीं मिला है। वही गुजरात में सरकारी स्कूलों की हालत खराब है। यहाँ के सरकारी अस्पताल बेहद खराब दौर से गुजर रहे हैं। हम यहाँ विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ेंगे। 27 साल तक गुजरात को जिस विकास के लिए तरसना पड़ा है वह हम लाएंगे। यह बयान आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की ओर से आया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो अगली खबर में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया इस हफ्ते। पीएम मोदी ने जताया शोक। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का लंबी बीमारी के बाद शनिवार को निधन हो गया। कल्याण सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख भी व्यक्त किया है। कल्याण सिंह को 4 जुलाई को संजय गांधी पीजीआई के क्रिटिकल केयर मेडिसिन के आईसीयू में गंभीर अवस्था में भर्ती किया गया था। लंबी बीमारी और शरीर के कई अंगों के धीरे धीरे फेल होने के कारण उन्होंने अंतिम सांस ली। 21 जून को उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने के लखनऊ के लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था, वहां से खबर आई थी। उसके बाद उनकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती गई और उनका आखिरकार निधन हो गया। इससे बीजेपी खेमे में काफी शोक है और भारत के सभी राजनेताओं में शोक की लहर है। वही बात करें तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 दिवसीय राजकीय शोक की भी घोषणा की है। तो रक्षाबंधन की छुट्टी के बाद अब जानते हैं सर्राफा बाजार का हाल।
अगर आप सोना या फिर इसके गहने खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। अगस्त महीने के चौथे कारोबारी हफ्ते के पहले दिन की शुरुआत सोने की कीमत में गिरावट से हुई है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आज सोने की कीमत में 23 रुपए प्रति 10 ग्राम की मामूली गिरावट देखी जा रही है। फिलहाल सोना 47,306 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि शुक्रवार को सोना 47,329 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ था। आपको बता दें कि इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन छुट्टी के कारण शनिवार और रविवार को सोने चांदी का रेट जारी नहीं करती है। जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो इसी के साथ देश के प्रमुख शहरों में सोने के ताजा भाव आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे। तो अब देखते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर आ रही है बॉलीवुड के गलियारों से। KGF चैप्टर 2 की रिलीज डेट आई है सामने। इस दिन सिनेमाघरों में आएगी यश संजय दत्त स्टारर फिल्म। तो इसका पोस्टर भी आप देख सकते हैं। KGF 2 का रिलीज डेट जारी हो चुका है। तो कोरोना महामारी के चलते फिल्म KGF 2 का रिलीज डेट लगातार टल रही थी। फिल्म निर्माताओं को सही समय का इंतजार था। लंबे समय के बाद आखिरकार ये इंतजार खत्म हो गया। मोस्ट अवेटेड फिल्म KGF 2 की रिलीज डेट सबके सामने आ गई है। इस बात की जानकारी खुद कन्नड़ सुपरस्टार यश ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट के जरिए दी है। रिलीज डेट सामने आने के बाद फैंस के बीच फिल्म को लेकर उत्साह काफी बढ़ गया है। तो इसी के साथ आज का सुपर बुलेटिन यही समाप्त होता है। हफ्ते भर की बड़ी खबरें सुपर बुलेटिन में हमने आपको बता दी है। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। सब्सक्राइब और बेल आइकन करने के बाद आपको हरदम CMM न्यूज़ के वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले न्यूज़ अपडेट के वीडियो के साथ। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।